हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं सेंटर ऑफ मास के एक और बेहतरीन सेशन में। तो अभी तक हमने पढ़ा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और अब हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऑल्दो इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। मैंने एक रिंग का सेंटर ऑफ मास बताया था कि रिंग का सेंटर ऑफ मास तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। मैंने सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास बताया था। कितनों को याद है? जल्दी से फटाफट से एक लास्ट क्लास का क्विक रिवीजन कर लो और जल्दी से कमेंट कर दो कितनों को कल का याद है, कैसे बताया था। पूरा चीज दिमाग में है पूरा कि सर ने क्या बताया था। बिल्कुल फॉर्मूला भी बताया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, r sin θ/2 डिवाइडेड बाय θ/2। कितनों को याद है? जल्दी कमेंट कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। और सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे है? एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाई निकालने की जरूरत है क्योंकि एक्स सिमेट्रिकल में है। राइट, कहां पे होता है जल्दी से बताओ? सेंटर से कितना ऊपर होता है? आया आंसर? आया आंसर? यस, कितना जल्दी से बताओ? 2r/π। राइट, चलो अब इन सबको यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज हम सेमी सर्कुलर डिस्क के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन, बहुत सारा चीज पढ़ने वाले हैं। फटाफट रेडी हो जाओ, पेन कॉपी निकाल के एकदम धुआं धुआं उड़ाएंगे। और उससे पहले खूब सारा न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि कल मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है करना और भी वैरायटी को समझना। तो सबसे पहले वो सब करेंगे और फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को पढ़ के आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज केप्ट एट a,0 along x एक्सिस। तो देखो, तुम लोग मुझसे सीखो कि मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे लेता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये है x एक्सिस, देख रहे हो ना, और एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है जहां पे a,0 पे है x एक्सिस पे। तो x एक्सिस हमने बना दिया और मान लो ये ओरिजिन है 0,0, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। तो ये क्या होगा? a,0 इतनी दूरी पे रख दिया मैंने, a,0 पे पॉइंट ऑब्जेक्ट। मास कितना है इसका? स्मॉल m है। ठीक है, लैंग्वेज को पढ़ के क्वेश्चंस को डायग्राम बनाओ, तभी चीजें क्लियर पिक्चर आती है दिमाग में। व्हाट मास शुड बी केप्ट एट -3,0। अब अगर ये 0 0 है, ये वाला इधर पॉजिटिव x है तो इधर होगा निगेटिव x। देखो निगेटिव x इधर होगा, मैंने बना लिया। लेकिन अगर ये a है तो इसने क्या बोला कि दूसरे मास को कहां पे रखो। बोल रहा है a, ये हो गया a, ये हो गया 2a, ये हो गया 3a। बोल रहा है दूसरे मास को कहां पे रखो। देखो -3a,0 पे, -3a,0 पे रखो। ओके, अदर मास, अब ये पता नहीं है, अननोन मास है ये, तो इसको m डैश मान लेता हूं। इसी का वैल्यू निकालना है क्योंकि बोला व्हाट मास, देख रहे हो क्वेश्चन मार्क, शुड बी केप्ट एट -3,0। -3,0 पे कौन सा मास रखोगे? सो दैट सेंटर ऑफ मास लाइज एट ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास इसे यहीं पे चाहिए भाई, इसी जगह पे, यानी कि x सेंटर ऑफ मास हमें दे दिया इसने। इस दोनों सिस्टम का कितना है? ये जो सिस्टम है इसके पास एक मास यहां पे है m डैश, दूसरा मास यहां पे है m। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन वाला? यहां पे रखो, इस जगह पे रखो 0,0 पे। तो ये हो गया x सेंटर ऑफ मास 0। कितना आसान हुआ, फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? x सेंटर ऑफ मास का कैसे निकालोगे? m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, x सेंटर ऑफ मास इसे कहां पे चाहिए? ओरिजिन पे बचवा। अरे बोलो, गेटिंग और नॉट? पक्का? सो x सेंटर ऑफ मास शुड बी एट ओरिजिन। तो अगर x सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे रखेंगे, इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा? m1। m1 ये है, इसका x होगा a, तो लिखूंगा मैं m इंटू a प्लस m2। m2 क्या है? m डैश, यही तो निकालना है। x2 क्या है? दिस डिस्टेंस -3a। बोलो गॉट इट और नॉट? क्लियर? डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 तो क्या m और m डैश। तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट करेगा सर, ये वाला चीज 0 से मल्टीप्लाई करके तो निपट ही जाएगा, बचेगा फिर से यही वाला चीज। तो हम क्या लिखेंगे जल्दी से बताना? ये ma, हाँ सर बहुत बढ़िया, -3m डैश a, 3m डैश a इक्वल टू 0। बोलो
क्लियर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा वो देखना जरा सा फटाफट से। एम ए इज इक्वल टू 3m डैश ए, और यहां से बेटा ये m और सॉरी 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 ये a और a कैंसिल आउट। m डैश का वैल्यू कितना होगा बताओ, m/3। m डैश का वैल्यू कितना होगा बताओ, m/3। कोई दिक्कत? m डैश का वैल्यू कितना हो गया, m/3। बोलो मस्त वाला मजा आ गया। तो आग दिल बरसा दो, एकदम फोड़ डालो फाड़ डालो। m/3 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और तुम्हें सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व करने हैं बेटवा। समझ में आ गइल बा? बोलो तारा भैया लोग, क्या हो गया, m/3। डन। तो इसको हमने क्या किया, फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज नहीं किया। हमने क्या किया, बोला यहां पे बताओ कितना मास रखोगे कि सेंटर ऑफ मास यहां पे हो जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन में वैरायटी को मूव चेंज किया। अगला देखो, बोला 4 पार्टिकल। अब अभी तक तो दो 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 करते हुए आ रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था तुम्हें। 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है भैया। आ रहा है समझ में ना? चलो जल्दी से आ जाओ फटाफट से। 4 particle of masses m, 2m, 4m, 8m are placed at the corner of a square of side A। अब स्क्वायर बना लो फटाक से। अब स्क्वायर के कॉर्नर पे कितना कितना है। अब ये जब भी ऐसे लिखा हो ना तो साइक्लिक लिखो, आइदर इट इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एंटी क्लॉकवाइज लिखना बेस्ट पार्ट होता है, राइट? पक्का। बोल रहा है ऑफ साइड ए द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 4 particle of mass m, 2m, 4m, 8m are placed at the corner of a square of side A। ओके, तो मान लेते हैं इसको ओरिजिन। सबसे पहले बोला ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ओरिजिन डिफाइन करोगे। तो ओरिजिन डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना पड़ता है। तो मान लिया ये वाला चीज है ओरिजिन 0,0। ओके, अब देखो ध्यान से मेरा बात। अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इन सब मास को रखते हैं। तो हमेशा अगर कुछ भी कोई क्वेश्चन वाला नहीं बोले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मास को रख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे रखो। सबसे पहले पहला मास कितना है, m, फिर क्या है 2m, फिर क्या है 4m, फिर क्या है 8m। अब अभी मैंने बोल दिया तुम्हें, देखो अब ये कोई याद रखेगा तो बढ़िया, नहीं याद रखेगा तो बैठा रहेगा। सर ने बोला है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मास को रखने के लिए, अगर कहीं कोई इंफॉर्मेशन हमें ना मिले तो। बोलो एकदम डन डनाटन है? पक्का? यस सर। तो चलो शुरू हो जाओ। अब x और y दोनों है। देखो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, ये a दूरी है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a,0। ये ऊपर में भी a है और ये भी a है, क्योंकि ये है क्या, स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर का सारा साइड बराबर होता है। और इसने क्या बोला है, साइड लेंथ कितना है इसका, a। देखते जा रहे हो? तो सारा a है, तो ये वाला भी a, ये वाला भी a, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0, a सॉरी। और ये x तो है ही नहीं इसके लिए कुछ भी, तो x हो जाएगा 0, और y कितना है, a। देखो आया मजा? तो अब इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें इसमें दोनों निकालना पड़ेगा, x सेंटर ऑफ मास भी और y भी। तो x निकालते हैं। तो पहला m1 x1 हो जाएगा m इंटू 0 प्लस 2m इंटू a, m1 x1, m2 x2, 2m इंटू a, m3 4m इंटू a। x वाला पार्ट सबको निकाले जा रहा हूं मैं, प्लस 8m इंटू 0, 8m इंटू 0, और डिवाइडेड बाय सबका मास करना मत भूलना। तो 8 और 2 10, 4 14, 1 15, 15m हो गया। तो सबको सम करोगे तो कितना होगा, 15m, है कि नहीं? तो लिख लो 15m। हो गया आंसर। क्या दिक्कत आई? कुछ भी नहीं सर। चलो अब एक काम सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये हो गया x सेंटर ऑफ मास, ऐसे ही y सेंटर ऑफ मास भी निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो निपट ही गया। चलो तो ये हो गया 2ma, 4ma, और ये भी निपट ही गया। हो गया 4 और 2, 4 और 2 6ma, 6ma डिवाइडेड बाय 15m। लिख लो 6ma डिवाइडेड बाय 15m। और यहां से क्या होगा, ये दोनों खबाज खबाज, 2 3 जा 6, इसको ऐसे करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो कितना होगा 2a/5। कितना होगा 2a/5। आया बात समझ में? बोलो फटाफट, आया? पक्का? तो देखो हो गया ये 2a/5।
अब देखो ध्यानपूर्वक, 2a/5 यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आंसर तो ये डन हो चुका है एक ही निकाल के। लेकिन y निकाल लेना चाहिए हमें, हम तो अभी सीख रहे हैं, है कि नहीं। तो y निकालोगे तो क्या होगा, m इंटू 0, 2m इंटू 0, 4m इंटू a, 8m इंटू a, है ना। तो लिखो y वाला m इंटू 0 प्लस 2m इंटू कितना है जल्दी बताओ 0, प्लस वहां पे बताओ 4m इंटू क्या होगा a, प्लस यहाँ पे क्या होगा 8m इंटू जल्दी बताओ a, और डिवाइडेड बाय क्या होगा 15m। तो ये दोनों इस बार निपट गया, देखो ये 0 वाला और ये 0 वाला, बटा 8ma और 12ma बाय 15m। तो इसको सॉल्व कर लो, 12ma डिवाइडेड बाय 15m, तो ये कैंसिल आउट कर दो फटाफट। तो ये हो जाएगा कितना, खूब 5 4 3 जा सॉरी 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, हो जाएगा 4a/5, 4a/5। देखो यही लिखा हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वाला है वो तुम बना डालोगे। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से आ जाओ। जैसे ये देखो, कल मैंने बताया था कि कभी भी अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी हो तब उसमें एक एलिमेंट लेके सॉल्व करना होता है। फॉर्मूला भी बड़ा अच्छे से सिखाया था, इस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तब समझेंगे। जैसे देखो बोल रहा है लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर वेरीज एज लैम्डा इज इक्वल टू 2+x। अब एक रॉड है, अब इसका लीनियर मास वेरीज है, इसका जानते हो मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे जाओगे ना मास चेंज होगा। इसका ये मतलब है ये यूनिफॉर्म नहीं है। कैसे पता सर, मान लो इसे ओरिजिन मान लिया मैंने। अब ओरिजिन मान लिया अगर मैंने यहाँ पे बेटा, तो जैसे ही यहाँ से तुम ओरिजिन से जाने लगोगे, ओरिजिन मान लिया 0,0, यहाँ से मूव करने लगोगे, लैम्डा 2+x है। देखो लैम्डा कितना है 2+x। बोला ध्यान द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब इस तरीके का चीज है ना तो तुम सेंटर ऑफ मास निकालो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे डिटेल में। ऑल्दो ये दोनों सेम होता है क्या, नहीं, ये दोनों सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए सेम होता है। समझ में आया, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिमेट्रिकल बॉडी के लिए सेम होता है। ओके, इसको बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। वैसे ये इस पे कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं आने वाला है सेंटर ऑफ मास, लेकिन ऐसे ही बात करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकालने का फॉर्मूला होता है, समझ पाया। सेंटर ऑफ मास तो है होल मास जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहाँ पे सारे बॉडी के फोर्स mg ग्रेविटी वाला कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो वो रोटेशन में बात करेंगे 2 मिनट के लिए। बात समझ में आया पक्का। अभी अपन सेंटर ऑफ मास पे फोकस करके बैठे हुए हैं, वही निकालना है। ठीक है सर, क्वेश्चंस में सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आप नेक्स्ट रोटेशन वाले चैप्टर में बात करोगे। इस चैप्टर में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कभी आज तक कोई चीज आया भी नहीं है, ना ही एनसीईआरटी में है, ना ही कहीं पे भी है, लेकिन दिख गया तो बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। लीनियर डेंसिटी ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 3m। अब लेंथ दे दिया, लेकिन इसका डेंसिटी वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर x 0 है, यहाँ पे 2 का है फैक्टर, लेकिन अगर x 3 1 मीटर रॉड बढ़ा दिया तो जो लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी 2 था वो 3 हो जाएगा, और आगे बढ़ाओगे 2 तो ये 4 हो जाएगा, और 0.5 बढ़ाओगे तो और चेंज हो जाएगा। मतलब पहले जो मैंने बताया था कि एक सिंपल रॉड है, सपोज करो, तो रॉड का लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट था। इतना सा काट के जितना मास तुम्हें मिलेगा यहां पे, उतना ही इतना काट के यहां पे मिलेगा, इतना काट के यहां पे मिलेगा। इसका ये मतलब होता है कांस्टेंट लीनियर मास डेंसिटी है। समझ आया। एक तुम मान लो 1 सेंटीमीटर का लेंथ यहां पे कट किया, ऐसे देख रहे हो ना, 1 सेंटीमीटर का लेंथ, ये इतना छुटकी सा, या 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, सब जगह का मास अगर मेजर करोगे तो सेम आएगा। लेकिन इस केस में सेम नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम दूर जा रहे हो वैसे वैसे मास डेंसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि x का एडिशन है 2 पे। तो x इस डायरेक्शन में है मान लो, तो जैसे ही तुम थोड़ा सा जाओगे x, तो यहाँ पे कुछ और मिलेगा मास डेंसिटी, क्योंकि यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और आया।
तो यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर को काट के तुम निकालोगे और यहाँ का दोनों में डिफरेंस होगा, इसीलिए मैं फोटो ऐसे बनाता हूँ इस सब चीज को समझाने के लिए, मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो मैंने मास जान के बढ़ाता हुआ चला गया। अच्छा ये तो बड़ा मस्त चीज करा सर आपने। यस, तो मास को मैं हमेशा इसलिए क्या करता हूं, बढ़ाता हुआ चला जाता हूं। देखो देखो ऐसा है, मजा आया। देखो अब इसको फिल कर देते हैं तब और मजा आएगा। ऐसा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। देखो अब तुम्हें पता चल गया ना कि यहां पे मटेरियल को अगर हम कट करते हैं तो चीजें अलग होती है, यहां पे अलग होती है, यहां पे अलग होती है, यहां पे अलग होती है। x डिस्टेंस पे हमने dx विड्थ का मटेरियल कट किया और इसका मास हमने dm मान लिया। तो dm क्या होगा, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज dm? dm इज लैम्डा dx, क्योंकि यही मैं बताया हमेशा कि लैम्डा क्या होता है, dm by dx। हाँ सर, तो ये छोटा सा मास इस बार क्या निकालोगे, dm। सर dm हो जाएगा लैम्डा dx और लैम्डा का वैल्यू है 2 + x, तो ये हो जाएगा 2 + x इंटू dx। दिस इज व्हाट, dm। देखो मजा आया, अच्छा लगा। 2 + x इंटू dx, 2 + x इंटू dx, दिस इज लैम्डा। 2 + x इंटू dx। अब यहां पे क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला है क्या, तो हमने क्या सिखाया था, इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। दिस इज x सेंटर ऑफ मास। क्योंकि ये बॉडी सिस्टम x डायरेक्शन में ही है, इसीलिए x सेंटर ऑफ मास में निकाल रहा हूं अभी। अच्छा सर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे है, इस रॉड का इसने लेंथ दे रखा है 0 से 3 मीटर, मास नहीं दे रखा। अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने फॉर्मूला में इंटीग्रेशन dm लिखना क्यों सिखाया था। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला में तुम्हें इंटीग्रेशन dm लिखना नहीं सिखाता तो जानते हो क्या करते तुम, आज तुम लिखते 1/m इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स, और तुम्हें ये मिलता ही नहीं m, तुम गलत कर देते क्वेश्चन को, क्योंकि इसने रॉड का टोटल लेंथ तो दिया ही नहीं क्वेश्चन वालों ने। अच्छा, इस बार हमें dm निकालना पड़ेगा क्या सर? यस, तो ये फॉर्मूला तब सही है जब टोटल मास दिया हुआ हो, इसीलिए मैं तुम्हें सही चीज एकदम बताता हूं कि x सेंटर ऑफ मास निकालना है, इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm लिखो। और x क्या, x सेंटर ऑफ मास है इस dm एलिमेंट का, ये 50 बार सिखाया मैंने। x है क्या, इट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm एलिमेंट फ्रॉम ऑरिजिन। तो dm एलिमेंट जो तुमने माना है वो तो बहुत छोटी सा एलिमेंट है, उसका सेंटर ऑफ मास उसी पे लाई कर जाता है, तो इसका dm का सेंटर ऑफ मास अगर निकालोगे तो यही है, और उसका पोजीशन ऑरिजिन से x ही हो जाएगा। इसीलिए dm इंटू एक्स सेंटर ऑफ मास करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या आएगा, इंटीग्रेशन dm इज इक्वल टू 2 + x इंटू dx। ये क्या हो गया जल्दी बताओ, 2 + x इंटू dx क्या हो गया जल्दी बताओ, dm का वैल्यू। x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या होगा जल्दी से बताओ, इस dm का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन ऑरिजिन से वो x ही है। सर तुम लोगों को अब डाउट आ रहा होगा, सर इतना स्ट्रेस क्यों डाल रहे हैं इस पे, क्या कभी ये x के अलावे भी कुछ हो सकता है क्या? आंसर है यस, और उस दिन तुम खत्म हो जाओगे अगर तुम दिमाग लगा के नहीं पढ़ोगे तो। इसीलिए मैं तुम्हें ऑलवेज स्ट्रेस डाल रहा होता हूं। यस, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है कि दिस इज एक्स सेंटर ऑफ मास, वो डिफरेंट होने वाला है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ, इंटू एक्स। ये समटाइम्स एक्स नहीं होगा,
अभी मैं बताने वाला हूं, इसीलिए बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूं। फिर उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन आइडेंटिफाई करना होगा, और वो तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे, अभी मैं बताने वाला हूं। समझ में आया क्यों इतना स्ट्रेस डाल रहा हूं बेटवा? और अब यहां पे क्या होगा सर, यहां पे यही लिखिए आप 2 + x × dx, क्योंकि यही है इसका वैल्यू। अब देखो कितना अच्छा चीज है, हमें नहीं है जरूरत मास की, हम इसको आइडेंटिफाई किए तो ये होगा 2x dx और x² dx। तो ये इसको जब सॉल्व करोगे ऊपर वाले को तो ये हो जाएगा क्या, 2 बाहर कर लो, ये हो जाएगा x 2x dx, क्योंकि ये x सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x2 से भी x² भी और dx भी, इन दोनों से, तो 2x dx ये हो गया, प्लस ये x और x² dx। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है किसी को? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हो गया 2 dx, तो 2 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन dx कर दो, अब प्लस x dx कर दो। अब बताओ किस चीज पे लिमिट है? मैंने 50 बार बताया, जिसके पीछे d है उसी पे लिमिट है। तो d किसके पीछे है? x के पीछे। वेरिएबल क्या है? x क्या है? लेंथ। तो लेंथ कहां से कहां तक जा रहे हो तुम? 0 से 3m तक। सर बोलो मजा आया क्या? लिमिट आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत आई क्या? कहां पे हुआ सर? 0 से लेंथ स्टार्ट होके 3m तक जाएगा। तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 0 से 3m लिखना पड़ेगा, 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 क्योंकि x में ही लिमिट एवरीवेयर है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा तुरंत से। कितना आसान हुआ बताओ? कोई दिक्कत आई? लेकिन अगर तुम इस डीएम को नहीं समझते तब तो पक्का निपटा देते, है ना? तो निपटाना मना है, समझ में आयो? तो ये 2 बाहर, x dx को लिखोगे x का पावर n+1/n+1, तो x²/2 और लिमिट रखेंगे। इसका हो जाएगा x का पावर 3+1/3+1, x³ 3, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और x dx का फिर से हो जाएगा x²/2, है कि नहीं? तो कहां पे सारा कुछ सेट हो गया। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पेज मैं ऐड करता हूं, खिचड़ी ना पके इसलिए। तो ये हो जाएगा x²/2, ये x³ 3, तो लिखो 2 बाहर, और ये हो जाएगा x²/3, 0 से लेके 3m, प्लस यहां पे x³ 3, यहां पे क्या हो जाएगा x³ 3, कहां से कहां तक? 0 से लेके 3m, डिवाइडेड बाय यहां पे dx का x, लिमिट हो जाएगा 2 बाहर, x 0 से 3m, और प्लस क्या हो जाएगा x²/2, 0 से 3m, x²/2 0 से 3m। मस्त, मजेदार, दमकदार, चमकदार। चलो फटाफट से आ गए। अब देखो ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दो 3m का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो 3m का स्क्वायर ही हुआ यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या 9m²। देखते जा रहे हो ना, ये लिमिट x के बदले 3m रखेंगे तो 3m का स्क्वायर हो गया 9m², और 0 का स्क्वायर माइनस करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये 3 कैंसिल आउट नहीं हुआ। इसको लिख देता हूं 1/3 बाहर, और यहाँ पे 3m का होल क्यूब, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो हो जाएगा 27m³ डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये हो जाएगा 3m - 0, 3m × 2 6m, प्लस ये 1/2 यहाँ पे होगा, 3m का स्क्वायर 9m², जगह 1/2 × 9m²। सर 0 का क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? अरे 0 रख दो, तो -0/2 करोगे तो 0 ही तो होगा, 0 घटाने से किसी में कोई फर्क पड़ता नहीं, इसीलिए नहीं किया। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, है कि नहीं? कुछ गड़बड़ तो नहीं? हाँ गड़बड़ कर दिया मैंने। क्या गड़बड़ किया सर? ये 3 मीटर है और ये भी आंसर मीटर में ही है, तो इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। यूनिट में क्यों फर्क पड़ रहा है?
एक बार और सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। एक जगह स्क्वायर और एक क्यूब नहीं आना चाहिए था। सब लेंथ है तो लेंथ पे ही रुकना चाहिए था, है ना। तो जानते हो क्या दिक्कत किया मैंने इसमें ना, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो यूनिट का कितना फर्क पड़ता है तुम्हें बताता हूँ। ये जो एम क्यूब एम स्क्वायर ये सब दिख रहा है ना, वो नहीं है एक्चुअल में। क्यों सर? क्योंकि जब तुम 2 + x किए तो x में जब वैल्यू रख रहे हैं तब तो तुमने मीटर रख लिया, और 2 वाले में मीटर दिखा नहीं। ये एक्चुअल में क्या है? यह है 2 मीटर + x। एक्चुअल में ये ऐसा है। जब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया ना 2, तो 2 नहीं है बाहर, 2 मीटर बाहर। जब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया 2 तो 2 मीटर बाहर है। और जब मैंने 3 मीटर का लिमिट रखा ना, यहाँ पे 3 मीटर का लिमिट रखा ना, तो ये मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हो गया। जैसे यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया तो ये दोनों एकदम में सम हो जाएगा। और यहाँ मीटर क्यूब हुआ, क्यों? क्योंकि 2 मीटर वहाँ पे था और यहाँ पे भी मीटर क्यूब हुआ। ऊपर में मीटर क्यूब और नीचे में मीटर स्क्वायर मीटर ही आएगा। ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? यूनिट की बात मैं कर रहा हूँ, यूनिट भी मैच करना चाहिए था। मीटर क्यूब का मतलब हो जाता है कि वो वॉल्यूम में है, मीटर स्क्वायर का मतलब हो जाता है वो स्क्वायर में है, एरिया की बात कर रहा है, और मीटर का मतलब होता है वो लेंथ में है। तो मैं क्यों रुक गया था वो बताता हूँ। मैंने देखा ये कैसे संभव है, ये लेंथ है और ये स्क्वायर है, दोनों को ऐड तो कर ही नहीं सकते। ये एरिया है और ये वॉल्यूम है, ये तो हम कर ही नहीं सकते। ये कैसे बोले जा रहे हो सर? स्क्वायर एरिया को बताता है, ये वॉल्यूम को बताता है। कहाँ पे मिस्टेक था जानते हो? इस जगह पे। जब मैंने 2 बाहर किया तो यहाँ पे तो मैं नंबर लिए जा रहा हूँ और x को मैं लेंथ माने जा रहा हूँ। तो नंबर और लेंथ ऐड थोड़ी होता है, ये भी लेंथ ही है और ये भी लेंथ ही है। ऑल्दो ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, लेंथ ये मास पर यूनिट लेंथ है एक्चुअली। आया समझ में? मास पर यूनिट लेंथ है एक्चुअल में ये। और फिर नीचे मास से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म होगा। कितने लोगों को ये चीज क्लियर हो रहा है मुझे बताओ यार। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लैम्डा का यूनिट क्या होता है जल्दी से बताओ? लैम्डा का यूनिट क्या होता है? लैम्डा है सर मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट क्या होगा इसका? केजी पर मीटर। ये है एक्चुअल में इसका यूनिट। इस 2 का भी यूनिट केजी पर मीटर है और इस x का भी यूनिट केजी पर मीटर है। हमने 2 में कोई यूनिट ही नहीं दिया और x में दे दिया, इसीलिए दिक्कत आई। आ गया समझ में क्या बोल रहा था मैं? हमने 2 में कोई यूनिट दिया नहीं और x में दे दिया मीटर मीटर मीटर। तो अब इसका क्या तरीका है कि सब जगह का मीटर हटा दो, इसका यही तरीका है, तब तुम्हें गलती ही नहीं आएगी। अच्छा ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि हमें पता चल गया है कि ऊपर वाला और नीचे वाला सॉल्व करके एक x को इंडिकेट करेगा और x एक्चुअल में लेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो सिंपली मैं मीटर लगा दूंगा अंतिम समय में। पता है समझ में? तो भी डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। और अगर तुम नहीं चाहते हो ऐसा तो फिर यहां पे मीटर लिखो और यहां पे मीटर क्यूब वगैरह सॉल्व करके फिर मीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों तरीका सही है। तो बेस्ट पार्ट क्या होता है, कभी भी अगर लैम्डा दे दे तो इस लेंथ में यूनिट मत लिखना, नहीं तो गलत करके आ जाओगे, जैसे अभी तुम्हारे को सामना करना पड़ा। आया बात समझ में? ये क्यों प्रॉब्लम अराइज हुआ? क्योंकि मैंने 3 का यूनिट ही नहीं रखा और बाकी का यूनिट रख दिया था। तो अब ये बिल्कुल सही आंसर निकाल के देगा। और ये रखते तो भी सही आंसर निकाल के कब देता? जब 2 के बारे में भी सोचते। ये ध्यान रखना। तो जो बोला, कितने बच्चों को ये जो मैं अभी बोले जा रहा था इस क्वेश्चंस का रेफरेंस लेके कोई चीज समझ में आया? कमेंट करके बताओ तो। सर आप बताना चाह रहे थे कि ये जो लैम्डा है वो लीनियर मास डेंसिटी है, मास बाय लेंथ है। इसका यूनिट का प्रॉपर ख्याल रखना पड़ेगा सर हमें। और जब हमने लैम्डा को dx से मल्टीप्लाई किया तो ये मास बाय लेंथ और लेंथ कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ मास मास बच रहा है, इसीलिए यहां पे मास है। और मास में जब मैंने यहां पे ये एक्चुअल में सिर्फ मास है और उसमें लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ लेंथ बचेगा। और मास है और मास है, मास कैंसिल आउट हो जाएगा तो यूनिट सिर्फ लेंथ का बचेगा और इसीलिए लेंथ से लेंथ इक्वेट हो रहा है। तो कोई जरूरत नहीं यहाँ पे 3m लिखने का। 3m सिंपली 3 मीटर को इंडिकेट कर रहा है।
तो लेंथ का सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो मीटर में आएगा। ठीक, पक्का? 2-3 बार सुन लो, अभी थोड़ा पॉज कर करके। चलो आ जाओ, तो आंसर क्या आया जल्दी बताओ। 3 से सर कैंसिल आउट कर दो इसको, 3 9 जा 27, 9 9 ये हो गया 18 सर, और ये 6 2 जा 12, तो ये 2 जो होगा वो 9/2 वाला 2 ऊपर नहीं जाएगा, पहले एलसीएम होगा, तो 2 1 जा 2, हाँ, और 6 2 जा 12 और 9 कितना हुआ 21, अरे 12 और 9 कितना हुआ 21, और ये वाला 2 जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा। एलसीएम आता भी है या नहीं तुम लोगों को? पहले सॉल्व करो, 6/1 प्लस 9/2, 12 9 21/2 हो गया, ऊपर में 18 हो गया, तो ये वाला 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हुआ, ये कितने में जाएगा, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, हो जाएगा 12/7 मीटर। देखो ये हुआ फाइनल आंसर, तो कितना हो गया 12/7 मीटर, देखो मिल भी गया। तो ये जो मैं फाइनल आंसर तक निकालता हूं, ये जो इंटीग्रेशन डीएम बताया, ये सब पक्का भूल जाओगे। तो मेरा क्या पॉइंट है कि इसका सॉल्यूशन मत देखो, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को सिर्फ सामने ढक लो और सॉल्व करो, 3 बार सॉल्व करो अभी तुरंत, राइट नाउ पॉज करके, तब ये तुम्हारा होगा। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस कभी जीवन में बच्चों का नहीं हो पाता है। अगर बच्चा सिर्फ टीचर से एक बार सीखता है तो तुम्हें 3-4 टाइम्स रिवीजन करना होता है ऐसे क्वेश्चंस का, तब तुम्हें परफेक्शन आता है, तब तुम एंजॉय करते हो, तब तुम्हें मजा आता है। ठीक है, बोल बेटा, मजा आ गया बा कि नहीं आ गया बा? ठीक है बेटा, ओके। नाउ द पॉइंट इज, क्या ऐसा क्वेश्चन और करना चाहिए? यस, बिल्कुल करना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वही होता है कि किस तरीके से लेंथ बढ़ेगा तो डिस्टेंस, मास डेंसिटी बढ़ने लगेगा। देखो वो यहां पे है, जैसे x 1 पे गया तो 1 लैम्डा हुआ, 2 पे गया तो 4 लैम्डा हो गया, 3 पे गया तो 9 लैम्डा हो गया। यही है मास पर यूनिट लेंथ। जिसे आज तक तुम लैम्डा लिखते थे उसको क्वेश्चन वालों ने म्यू लिख दिया है, बस इतना ही अंतर किया, लेकिन सारा खेल वही होगा। फिर से एक नॉन यूनिफॉर्म लेंथ है तुम्हारे पास, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और ऐसा क्यों बना रहा हूं, तुम्हें समझाने के लिए कि नॉन यूनिफॉर्म है। देखो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म को इंडिकेट कर रहा है ये, इसका ये मतलब है, क्या मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, देख रहे हो, इसका ये मतलब है, ये नॉन यूनिफॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नॉन यूनिफॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे चीजों को तो ये हो जाएगा क्या, x डिस्टेंस पे थोड़ा सा थिकनेस कम करो, dx विड्थ का एलिमेंट लोगे और सेम कहानी dm लिखोगे, dm लैम्डा dx लिखोगे, और ये लैम्डा ही म्यू को इंडिकेट कर रहा है आज के टाइम पे। बात समझ में आई? क्योंकि क्वेश्चन वालों ने वर्ड चेंज कर दिया, बोला मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ l इज म्यू। तो इस बार dm को म्यू dx लिख लेना, बस नाम चेंज कर दिया। तो मैं क्या करूं, पहले लैम्डा इज इक्वल टू dm बाई dx लिखते थे, इस बार क्वेश्चन वालों ने बोला नहीं लैम्डा नहीं है, ये क्या म्यू है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है म्यू को लिख देता हूं मैं dm बाई dx। तो dm क्या होगा इस केस में, म्यू dx, और म्यू का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर इंटू dx। मजा आया, लैम्डा एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो लैम्डा इज अ कांस्टेंट, x इज अ डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड, यहां से x डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस एंड इज, इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज l, इसका टोटल लेंथ कितना है l। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो वही सब कैलकुलेशन करके आंसर निकालो, मैं नहीं बता रहा तुम्हें कैसे सर, इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। तो तुम्हें सब कुछ बता दिया है मैंने, सेम क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से l तक करना, 0 से l तक करना। तो क्या जो प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसा ही नहीं है? हाँ बोलो, इस बार लैम्डा को बाहर करना, तो dm का वैल्यू लिखना लैम्डा एक्स स्क्वायर dx, फिर लिखना x, फिर सॉल्व करना, सॉल्व करके देखो आंसर मुझे कमेंट करके बताना, सेम एज इट इज है, बस ये वाला चीज। अब इस बार लैम्डा बाहर निकलेगा तो लैम्डा खत्म हो जाएगा, तो सीधा l में आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है तुम्हें कॉन्सेप्ट? ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करना, जो ऊपर में बताया उसी बेसिस पे,
और आंसर भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर एक और क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए लाया है, देखो लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा इन बीटा इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। फिर से लिखोगे डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। इस बार लैम्डा का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू डी एक्स। फॉर्मूला वही लगाओगे, डीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डीएम। कहां तक इंटीग्रेट करोगे? एल लेंथ तक। थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी इंटीग्रेशन आएगा, न्यूमिनेटर में भी सॉल्व भी करना होगा। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा इसका सही आंसर क्या है। समझ में आया? तो ये दोनों क्वेश्चन जिस बच्चे ने अभी तुरंत पेन चला के आंसर कर लिया, उसे कभी भी वेरिएबल मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। और जेईई मेन में लाइन से क्वेश्चन पूछ रहा है हर एक साल। हाँ, नीट में अभी तक एक बार आया हुआ था छोटा सा क्वेश्चन, नहीं आया है, लेकिन कभी आ जाएगा तो क्या करोगे? तो जानना तो चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर अभी कमेंट करके बताना। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक मैंने तुम्हें क्या पढ़ा दिया बेटा? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सिर्फ एक्स वाई जेड यही निकलवाया मैंने तुम्हें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो निकालने से पहले एक क्वेश्चन है मेरा कि कोई भी सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, ये क्वेश्चन है मेरा। ये कैसे निकालोगे? तो सपोज करो ये सेमी सर्कुलर डिस्क है मेरे पास। ओके दोस्त, हाँ सर, जान कैसा बनाया मैंने? ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार, दमकदार, चमकदार सेमी सर्कल दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ, चलो अब इसको नीचे पेंटिंग सेंटिंग डेंटिंग कर देता हूं जिससे तुम्हें दिक्कत नहीं आए। बोलो मजा आ गलबा कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल आ गलबा। ये काला कलर इसका अलग है, तुमको अलग दिख रहा है ना, मजा नहीं आया यार मुझे, लेकिन टाइम पास नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखो, इसको पूरा फील करना पड़ेगा सर, क्योंकि आपने बोल दिया है ये सेमी सर्कुलर डिस्क है। फील करो, किसने रोका है तुम्हें? यस, अब देखो मजा आएगा। मैंने क्या किया, यहां पे सेंटर बना दिया और यहां से ये वाला डिस्टेंस मान लिया। बोलो मस्त। अब ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये है रेडियस मेरे भाई, और हमें इसका जो है सिस्टम सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका मास पता है टोटल m, रेडियस पता है r। मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं x और y निकालूंगा। मैंने यही समझाया भी है तुम्हें। ये हो गया x, ये हो गया y। क्योंकि ये सिस्टम जो है तुम देख रहे हो सिमेट्रिकल है, जितना x इधर है जितना उतना ही इधर, तो x सेंटर ऑफ मास फिर से निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। x सेंटर ऑफ मास फिर से निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा सर? अब सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? लिमिट लूंगा, एलिमेंट लूंगा, और फिर क्योंकि ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? y सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट निकालूंगा। क्यों सर? क्योंकि x सिमेट्रिकल में, जितना इधर है उतना ही इधर है, x बीच में ही लाई करेगा, x कहीं और लाई नहीं करेगा। तो इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm, यही चीज करना पड़ेगा बस। अब मैंने क्या किया जरा सा देखना, रेडियस को हटा देता हूं, ऊपर लिख दिया तो, रेडियस को मैं हटा देता हूं, ऊपर लिख दिया तो, चलो बहुत सुंदर। अब ध्यान देना तुम लोग, मैंने क्या किया, ये एक्सिस को भी हटाता हूं मैं, थोड़ा ये परेशान कर रहा है मुझे इसीलिए, ठीक है, इसको बाद में निपटा ही देता हूं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? एलिमेंट लेना। यहां कैसे एलिमेंट लोगे उसको जरा समझो। अगर मैं यहां से r डिस्टेंस पे या x डिस्टेंस पे
एक रिंग लिया और इसके ऊपर एक छोटा सा और रिंग बना दिया, तो x डिस्टेंस पे ये dx विड्थ का, ये जो लेंथ मैं दिखा पा रहा हूं ये क्या है, ये dx विड्थ का एक एलिमेंट लिया, तो ये क्या दिखेगा, देखो ये क्या दिखा तुम्हें, एक इतनी छोटी सी स्ट्रिप दिखा इसे। अगर उस स्ट्रिप को मैं यहां से चलाना शुरू कर दूं, खुपाच 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 टकाक 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 टकाक, ये ऐसे ही बनाना शुरू कर दूं, तो ये पहुंचते 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 पूरा का पूरा चीजों को कवर करेगा या नहीं करेगा? हाँ सर, एलिमेंट से हमारा ये मतलब होता है कि हम छोटे से चीजों पे काम करें और उसे इंटीग्रेट करके पूरा बॉडी तक ले जाएं, जिससे वो पूरा कवर करके वो पूरे के ऊपर समीशन दे। समीशन मतलब सबका रिजल्ट का सम करके दे। हमारा मकसद क्या है वो देखना जरा सा तुम। हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट लिया, तो ये जो छुटकी सा चीज है ये क्या है मुझे बताओ? ये एक स्ट्रिप है, इसको काटा मैंने और इसको नीचे बना दिया, देखो इसको काट लिया और बाहर खोल के ऐसे खोल दिया, तो क्या दिखेगा देखो अब तुम, x डिस्टेंस वाले का ये लेंथ दिखेगा, कितना होता है? अगर ये सर्कल होता मान लो ऐसे, तो ये टोटल होता कितना, 2 पाई x, लेकिन ये आधा है तो क्या होगा, पाई x। ये जो पेरीफेरी है उसका लेंथ कितना होगा जल्दी बताओ, पाई x। और ये जो विड्थ है वो कितना है जल्दी बताओ, ये वाला चौड़ाई, ये वाला जो दिख रहा है तुम्हें, ये dx। तो ये स्ट्रिप जो है व्हाइट कलर में, ये एक्चुअल में एक एरिया का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आया? ये जो स्ट्रिप है ये एक्चुअल में एक एरिया का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या ये बात समझ में आया? बोलो जल्दी से यस या नो, फटाफट से। और ये स्ट्रिप जब एरिया का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये लेंथ होगा पाई x और ये होगा dx। तो ये टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया dA कितना होगा, पाई x dx। बोलो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। बोलो मजा आया, अच्छा लगा, सब सेट? फटाफट बताओ। ये क्या हो गया, लेंथ इंटू विड्थ, पाई x dx। पक्का? अब क्वेश्चन ये है सर कि ये लेंथ और विड्थ एरिया बन गया है, तो ये सेमी सर्कुलर डिस्क में जो डीएम निकलेगा और सेमी सर्कुलर डिस्क का जो मास डेंसिटी होगा वो क्या होगा? क्या वो लीनियर मास डेंसिटी होगा या एरियल मास डेंसिटी होगा या वॉल्यूम मास डेंसिटी होगा? जल्दी से बता दो बेटा। सर ये एरियल मास डेंसिटी होगा, क्योंकि यहां पे सिग्मा लिखना पड़ेगा सर। तो यहां पे ये dm बाई डी होगा सर, और dm जो होगा वो सिग्मा dA होगा सर। और सिग्मा क्या है, मास बाय एरिया। तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा वो भी यहां पे कोट कर देता हूं मैं। सिग्मा होगा, एक तो dm बाई डी लिख दिया छुटकी वाला, बड़की में टोटल मास कितना है m, और इसका एरिया कितना है बताओ मुझे। सर टोटल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आधा है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये क्या होगा जल्दी बताओ, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये 2 ऊपर लिख दिया। क्या बात समझ में आई तुम्हें? ये सिग्मा सिर्फ इसके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ये सिर्फ इस बॉडी का सिग्मा है, मास बाय एरिया। बोलो क्लियर हो रहा है? सिग्मा क्यों सर? क्योंकि एरिया में मास है। आया बात समझ में? और सिग्मा का वैल्यू बाद में रख देंगे 2m बाय पाई आर स्क्वायर। तो अभी हमें पता चल गया कि सिग्मा dA और dA का वैल्यू लेंथ इंटू विड्थ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने हाउ टू टेक एन एलिमेंट बेसिक मैथ्स में भी ये सब कवर किया। इसका ये मतलब नहीं अब बेसिक मैथ्स जाकर पढ़ने लगोगे, सब दोबारा से बता ही दिया मैंने। तो सिग्मा का वैल्यू तो सिग्मा ही रखो सर, और इसको लिखो आप पाई x और dx। देखो मजा आया। अब ये dm निकल गया तुम्हारे लिए, x निकल गया, dm निकल गया। सॉल्व करते हैं। अब देखना, वाई सेंटर ऑफ मास निकालने में इंटरेस्टेड हूं मैं।
मैंने लिखा इंटीग्रेशन डीएम। डीएम क्या है? सिग्मा पाई एक्स डीएक्स। अब है ये एक्स, बताओ एक्स के बदले यहां क्या लिखूंगा मैं? ये खाली जगह है एक्स के बदले, बताओ क्या लिखूं मैं? तुम सब कमेंट करके बताओ जल्दी से। इंटीग्रेशन सिग्मा पाई एक्स डीएक्स। यहां तो नीचे में फॉर्मूला में डीएम ही है, तो डीएम के बदले तो डीएम ही लिखा मैंने। यहां पे डीएम लिखा, इस एक्स के बदले यहां क्या लिखूं वो बता दो बस। इस एक्स के बदले यहां क्या लिखूं वो बता दो बस। एक्स होता क्या है? एक्स होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम एलिमेंट। ये जो डीएम एलिमेंट है वो कैसा है? एकदम पतला सा है, बिल्कुल एकदम बहुत इनफाइनिटिजिमल स्मॉल विड्थ का एक लाइन है, ऐसा समझो तुम। ये तुम्हें मैग्नीफाई किया तुमको समझाने के लिए, लेकिन ये dx इनफाइनिटिजिमल स्मॉल होता है, इसके जस्ट ऊपर में होता है। तभी ऊपर वाले का लेंथ और नीचे वाले का लेंथ दोनों को बराबर मान के 2 पाई एक्स लिखा जाता है। तो ये एक्चुअल में सिंपली एक लाइन है और उसको सटा के जस्ट एक और लाइन है। वो जो विड्थ dx दे रहे हैं ना, वो इनफाइनिटिजिमल स्मॉल है, इतना छोटा है कि मैं उसे बता तक नहीं सकता। क्यों बता रहा हूं? तुम्हें विजुअलाइज कराने के लिए। एक्चुअल में ये विड्थ बहुत छोटा है, इस लाइन के जस्ट बगल वाला लाइन है। अदरवाइज जानते हो ये फोटो कैसा बनता? नीचे वाला लाइन छोटा और ऊपर वाला लाइन थोड़ा सा बड़ा, ऐसा बनता। क्या इसका लेंथ इंटू विड्थ थोड़ी लिख सकते थे तुम? क्योंकि थोड़ा तो बढ़ाए ना यार, ऊपर वाला का लेंथ तो बढ़ जाएगा ना फिर। लेकिन मैंने क्या किया? रेक्टेंगल लिया। क्यों? क्योंकि ये इसके जस्ट बगल में है, ये विड्थ बहुत छोटा है। तो विड्थ ये जो विड्थ है ये वाला उसको अगर छोटा करते 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 जाओगे तो ये x के बराबर ही हो जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं हो के ऐसा होता है। कितना बेस्ट चीज है देखो, फिजिक्स मैथ्स कितना एक एक चीज की क्लैरिटी दे रहा हूं मैं तुम्हें। ये एक्चुअल में क्या है? एक रिंग की तरह है, सेमी सर्कुलर रिंग। इसका रेडियस क्या है? x। अगर ये एक बॉडी है जिसका रेडियस x है तो ये सेमी सर्कुलर रिंग की तरह है। तो ये डीएम मास का शेप कैसा है? सेमी सर्कुलर रिंग की तरह है। और सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस अगर r है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो कल बताया था। अरे यार अब समझ में आया सर कि इतने देर से जब भी आप कोई क्वेश्चन करवा रहे थे तो आप बार बार ये क्यों बोल रहे थे ये dx क्या है? बार बार क्यों आप बोल रहे थे कि ये dx क्या है? ये dx एक्चुअल में क्या है? ये x क्या है? इस डीएम एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। यहां पे लाइन वाले में तो दिक्कत नहीं आ रही थी, तुम्हें वही दिख जा रहा था। लेकिन जब मैंने सर्कुलर वाले के ऊपर लाया तब कहानी खत्म हो गया। क्योंकि इसका सेमी सर्कल का अगर रेडियस x है तो सेंटर ऑफ मास 2r/π है, यही कल सिखाया था। तो इस बार r के बदले x है तो लिखना पड़ेगा 2x/π। तो ये x सेंटर ऑफ मास के बदले यहां पे लिखना पड़ेगा 2x/π। ये चीज के चलते मैं तुम्हें इतने देर से समझाया जा रहा था कि जब मैं 2x/π लिखता ना तो सबका आंख ओह ई का कर दिया मास्टर ने, तुरंत तुम लोग हिल जाते। इसीलिए बार बार तभी से बोलते हुए आ रहा हूं कि ये x जो है वो डीएम एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन है जहां से तुमने ओरिजिन माना। तो अगर कोई सेमी सर्कुलर रिंग है उसका रेडियस x है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा 2x/π पे। कैसे? कल सिखाया था लास्ट क्लास में कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π पे होता है यदि रेडियस r है। अगर रेडियस z है तो 2z/π पे होगा, अगर रेडियस x है तो 2x/π पे होगा। और ये हो गया तुम्हारा। अब वेरिएबल x में है और x कहां से कहां जाएगा? 0 से लेके कहां तक जाएगा? 0 से लेके इसका रेडियस तक। और रेडियस को कितना माना है तुमने? r। तो ये ऐसे ही चलते जाएगा 0 से लेके r तक। तो लिमिट क्या रखोगे तुम? 0 से लेके r, 0 से लेके r। और इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा तुरंत खटाक से। तो देखो अब ध्यान पूर्वक देखो, इसमें सिग्मा पाई है और यहां सिग्मा पाई है।
तो 1 पाई से 1 पाई तो निपट गया, देख लो यहां पे तुरंत। ठीक, बचा 2 सिग्मा बाहर, कर लो 2 सिग्मा बाहर, नीचे सिग्मा पाए बाहर, कर लो नीचे सिग्मा पाए बाहर। ऊपर का इंटीग्रेशन में क्या बचा, 1x 1x 2x एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिख लो एक्स स्क्वायर डी एक्स। नीचे का इंटीग्रेशन में क्या बचा, सिग्मा पाए बाहर एक्स डी एक्स, 0 से लेके r, 0 से लेके r। अब देखो ध्यान से, ये खुपाच ये हो गया 2 बाय पाई। वाई सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 2 बाय पाई, 2 बाय पाई, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3, 0 से लेके r डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके r। सॉल्व करो आप, तो ये हो गया आर क्यूब बाय 3 और ये हो गया आर स्क्वायर बाय 2। तो लिखो 2 बाय पाई इंटू आर क्यूब बाय 3 और नीचे वाला आर स्क्वायर बाय 2, तो नीचे वाला आर स्क्वायर बाय 2 ऊपर चला जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुआ तुम लोगों को, ये चीज क्लियर हुआ तुम लोगों को, बोलो जल्दी से। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 और एक आर बचा हुआ है, तो आंसर आ गया 4r बाय 3 पाई। एक्चुअल में सेमी सर्कुलर डिस्क का आंसर यही होता है, 4r बाय 3 पाई। क्या होता है जल्दी बताओ, 4r बाय 3 पाई। मस्त वाला मजा आएगा क्या। तो इसके लिए अब फिर से एक डबल ए आर्मी बन जाओ तुम लोग। डबल ए आर्मी तो सर आप बना ही देते हो हमें और मजा ही आ जाता है। तो क्या होगा जल्दी से बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये कोई एक डिस्क से कटा हुआ पार्ट है, मान लो इसका रेडियस सपोज कर लो r है ना, और ये टोटल एंगल है थीटा, तो मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो इसका फॉर्मूला है, इससे सिमेट्रिकल से आधा एंगल करो, हाफ एंगल। याद रखना क्या करना होता है, हाफ एंगल। क्या करना होता है, हाफ एंगल। और हमेशा वाई सेंटर ऑफ मास ही निकलता है इसमें, एक्स निकालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एक्स सिमेट्री पे होता है और हमेशा इसके बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा ये सेंटर ऑफ मास। कितना, 2r साइन थीटा बाय 2 बाय 3 इंटू थीटा बाय 2, ये है इसका आंसर भैया। अब ये महामंत्र तुम्हें एकदम याद रखना है। अब इस महामंत्र का यूज तुम डिस्क में कर लो खटाक से। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि डिस्क लेके आओ, तो तुम क्या बोलोगे, सर डिस्क लेके आ गए, ये वाला हो गया डिस्क वाला सर। तो अगर तुम्हें मैंने बोल दिया कि बेटा डिस्क लेके आओ, तो तुम डिस्क लेकर आ गए, हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसका एंगल चेक करो कितना है, एंगल चेक करो कितना है जल्दी से। तो इसका जो एंगल है वो कितना है जल्दी बताओ, एंगल कितना है इसका। सर वाई एक्सिस से आपने बोला था सिमेट्री पे जाएगा, ये एक्स एक्सिस निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका जब तुम सेट करोगे कहानी बेटा, तो टोटल एंगल है पाई, इसका आधा हो जाएगा पाई बाय 2। तो देखो इसका रिजल्ट जो ऊपर में निकाले हैं ना, वो निकल के आएगा अभी तुरंत, यहां पे इसका रिजल्ट निकल के आएगा। देखो अभी मजा आ जाएगा तुम्हें इस फॉर्मूले का यूज करके, करो यूज। तो y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 2r साइन 90 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 90। बोलो मजा आ गया। थीटा का वैल्यू यहां पे कितना है, पाई, तो थीटा बाय 2 का वैल्यू कितना है, पाई बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। साइन 90 हो गया 1, ये हो गया 3 पाई, ये 2 ऊपर, तो हो गया 2r इंटू 1, ये वाला 2 ऊपर डिवाइडेड बाय 3 पाई। क्या आंसर 4r बाय 3 पाई आ गया। अरे वाह सर क्या बात है, तालियां तालियां तालियां, 4r बाय 3 पाई यहां पे भी आया था। तो अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा तुम लोगों का, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नेक्स्ट सेकंड क्लास जो आएगा उस पर कवर करेंगे और खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे।
तो आप लोगों ने नया बैच को इंडिया का ऐसा बैच बना दिया है जो बच्चों के लिए है, बच्चों के एकदम वैल्यू एडिशन के लिए है। बच्चा जिस भी लेवल में है उस लेवल से बच्चों को कैसे ऊपर उठाया जाए उसके लेवल के लिए है। तो आप लोगों को फिजिक्स में एकदम इंजॉय कराने के लिए मैं आया हुआ हूं। तो आप लोगों से बस इतना ही मुझे चाहिए कि इसे खूब सारा शेयर करो, क्योंकि भारत के हर एक कोने कोने तक पहुंचाए और उन बच्चों को पहुंचे जिनकी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैं अभी घूमता हूं तो मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल है सब जगह, वहां के बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता और उन्हें पता भी नहीं होता। इसको खूब सारा शेयर करो, फेसबुक, इधर इंस्टाग्राम, एवरीवेयर, अपने सोशल मीडिया पे। मुझे बस इतना ही चाहिए कि ये सही जगह तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच इतना प्यार बनाने के लिए। मिलेंगे एक और धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लास 12 का भी सेशन आ जाएगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।